नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव विजय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पढ़ रहे थे, उसमें हमने पिछली वीडियो में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियों को पढ़ा था और वो भाग कंप्लीट नहीं हुआ था। उसमें से कुछ नदियाँ रह गई थी। आज उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कल वाले चैप्टर में हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियों में कोलंबिया में बहने वाली नदी, मैग्डेलेना नदी, वेनेजुएला में बहने वाली ओरिनिको और कैरो नदी और अमेजन नदी तथा अमेजन नदी के बारे में और टोकेंटिन्स नदी के बारे में पढ़ा था। 4 नदियां कल हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम वहां से आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम 3-4 नदियों को और पढ़ेंगे जहाँ से दक्षिण अमेरिका से सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। चलिए समझते हैं। आज की जो हमको नदियाँ पढ़ना है उसमें से एक नदी है उरुग्वे नदी, दूसरी नदी है पराना नदी, तीसरी नदी है पराग्वे नदी और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम लोग समझते हैं। जैसे शुरू करते हैं हम लोग पहली नदी आज की, उसका नाम क्या है? उरुग्वे नदी। नदी हमारी है उरुग्वे नदी और जो उरुग्वे नदी है, उरुग्वे नदी का उद्गम स्रोत ये है ब्राजीलियन उच्चभूमि। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने नदियों को पढ़ा था 3 भाग में बांटकर, और 3 भाग में कौन कौन सा था? पहला था नदी का उद्गम स्थल, नदी का उद्गम स्थल, और नदी के उद्गम स्थल से आशय क्या है? नदी जहाँ से निकलती है। दूसरा है नदी का अपवाह क्षेत्र, दूसरा है नदी का अपवाह क्षेत्र, और तीसरा है नदी का निकास, मतलब नदी जहाँ पर अंतिम रूप से गिरकर समाप्त होती है। तो यहाँ पर नदी का अगर उद्गम स्थल देखें तो नदी के उद्गम स्थल में उरुग्वे नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा ब्राजील की उच्चभूमि। इसका उद्गम स्थल हो जाएगा ब्राजील की उच्चभूमि, ब्राजील की उच्च भूमि। और अपवाह क्षेत्र में हो जाएगा 3 देश। पहला निकलती है ब्राजील से, ब्राजील से निकलने के बाद ये प्रवाहित होती है उरुग्वे में, और उरुग्वे में प्रवाहित होते हुए उरुग्वे अर्जेंटीना के बीच सीमा बनाते हुए ये नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर उरुग्वे के बाद अगला देश हम लिखते हैं अर्जेंटीना। अगला देश कौन सा है? अर्जेंटीना। तो यहाँ पर इसका अपवाह क्षेत्र 3 देशों में है। कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना। ये 3 देशों में बहती है और ये गिरती कहाँ पर है? ये गिरती है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में। ये गिरती है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में, रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में गिरती है। मतलब ये 3 देशों में बहती है और गिरती है रियो डी ला प्लाटा, तो रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में। नदी हमारी कौन सी होगी? उरुग्वे नदी। और उरुग्वे नदी के बाद जो अगली नदी है उसका नाम है पराना नदी। अगली नदी हमारी है पराना नदी। और जो पराना नदी है यहाँ से कई सारे सवाल पूछे गए हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर पराना नदी के उद्गम स्थल की बात करें, पराना नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है ब्राजील की उच्चभूमि से। ये निकलती है ब्राजील की उच्चभूमि से, ब्राजील की उच्च भूमि से। ठीक। दूसरा इसका अपवाह क्षेत्र, दूसरा इसका अपवाह क्षेत्र है, और अपवाह क्षेत्र में ये नदी भी 3 देशों में प्रवाहित होती है। यह नदी भी 3 देशों में प्रवाहित होती है। और 3 देश कौन कौन से हैं? तो एक देश है जहाँ से निकलते हैं, उसका नाम है ब्राजील। ब्राजील में प्रवाहित होने के बाद
ये जाती है पराग्वे में। पहला देश कौन सा है? पहला देश है हमारा ब्राज़ील, जहाँ से ये निकलते हैं। उसके बाद दूसरा देश है पराग्वे, और पराग्वे के बाद फिर अर्जेंटीना में प्रवाहित होते हुए ये जाकर गिरती है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में। ये गिरती कहाँ पर है? रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में। नदी हमारी कौन सी है? पराना नदी। उसके बाद निकास में क्या लिखेंगे? निकास में इसमें लिखते हैं गिरती है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में। रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में, रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में यह नदी गिरती है। अब यहाँ से सवाल पूछा हुआ है कि ये जो पराना नदी है किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच सीमा बनाती है। और उरुग्वे नदी, यह उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच सीमा बनाती है। उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच सीमा कौन सी बनाती है? उरुग्वे नदी। और पराग्वे अर्जेंटीना के बीच सीमा बनाते हुए बहते हैं कौन सी नदी? पराग्वे नदी। और पराग्वे तथा ब्राजील के बीच भी सीमा बनाते हुए बहते हैं कौन सी नदी? पराना नदी। अब यहाँ से जो सवाल पूछा गया है पराना नदी से, उसको समझते हैं। पराना नदी दो जलप्रपात का निर्माण करती है। पराना नदी दो जलप्रपात का निर्माण करती है। और जलप्रपात कौन कौन से? जलप्रपात हैं दो। एक है इगुआको जलप्रपात, एक है इगुआको जलप्रपात। इगुआको जलप्रपात, या इसे को हम बोलते हैं इगुआको जलप्रपात। इगुआको जलप्रपात, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इगुआको जलप्रपात। इगुआको जलप्रपात। और दूसरा कौन सा है? ग्वेरा जलप्रपात। ग्वेरा, या इसी को बोलते हैं ग्वारिया जलप्रपात। ग्वेरा या ग्वारिया जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात स्थित हैं किस देश में? ये भी है ब्राजील में, ग्वेरा भी है ब्राजील में, और इगुआको, ये दोनों जलप्रपात हैं ब्राजील में। और किस नदी के द्वारा निर्मित है? तो ये दोनों निर्मित है पराना नदी के द्वारा। अब यहाँ से एक सवाल और बना है कि पराना नदी पर कोई बांध बनाया गया है। तो पराना नदी पर एक बांध बनाया गया है, और बांध का नाम क्या है? इटैपो बांध, इटैपो डैम। और ये दो देशों की सीमा पर है। दो देशों की सीमा पर कौन कौन से दो देश हैं? तो ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर यह स्थित है। ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर, ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर स्थित है जो बांध, उसका नाम क्या है? इटैपो बांध। किस नदी पर बनाया गया है? पराना नदी पर बनाया गया है। अब पराना नदी की जो सहायक नदी, थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो पराना नदी के यहाँ पर एक सहायक नदी है जिसका नाम है पराग्वे नदी। पराना की जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है? पराग्वे नदी। यहाँ पर लिख देते हैं पराग्वे नदी। पराग्वे नदी पराना की सहायक नदी। पराग्वे नदी पराना नदी की सहायक नदी। सहायक नदी। तो दो नदियां यहाँ पर होगी, कौन कौन सी? एक है उरुग्वे नदी और दूसरी है पराना नदी। और तीसरी नदी यहाँ से जो बचती है उसका नाम क्या है? पराग्वे नदी। तो उसको देखते हैं। तीसरी नदी हमारी है पराग्वे नदी। और पराग्वे नदी से जो सवाल पूछे गए हैं उनको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर पराग्वे नदी के बारे में पूछा जाए कि यह नदी किस देश कहाँ से निकलती है, हम लोग क्या बोलते हैं? माटो ग्रासो के पठार से। पराग्वे नदी निकलती है माटो ग्रासो के पठार से। और माटो ग्रासो के पठार से निकलकर कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये प्रवाहित होती है तीन देशों में।
कहाँ कहाँ पर? पहला बहती है ब्राज़ील में, और ब्राज़ील के बाद ये जाती है पराग्वे में, और पराग्वे के बाद फिर ये प्रवाहित होती है पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा पर, और फिर जाकर गिरती है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में। नदी हमारी कौन सी है? नदी हमारी है पराग्वे नदी। नदी है जिसका नाम क्या है? पराग्वे नदी। पराग्वे नदी। यहाँ से कई सारे सवाल बने हुए हैं, जैसे अगर हम पराग्वे नदी का उद्गम स्थल पूछें तो इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माटो ग्रासो का पठार। माटो ग्रासो का पठार। फिर इसका उद्गम स्थल हो जाएगा माटो ग्रासो का पठार। ये कहाँ से निकलती है? माटो ग्रासो के पठार से। और माटो ग्रासो का पठार ये है किस देश में? तो माटो ग्रासो का पठार है ब्राज़ील में। माटो ग्रासो का पठार ब्राज़ील में। दूसरा, इसके अगर हम अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका अपवाह क्षेत्र मतलब ये कहाँ कहाँ से प्रवाहित होते हैं? ये प्रवाहित होते हैं 3 देशों से। पहला देश है ब्राज़ील। पहला देश है ब्राज़ील, क्योंकि माटो ग्रासो का पठार है ब्राज़ील में, तो ये निकलते हैं ब्राज़ील से। ब्राज़ील से प्रवाहित होने के बाद ये जाती है पराग्वे में, और पराग्वे तथा अर्जेंटीना के बीच सीमा बनाते हुए प्रवाहित होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा देश कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। तो ये 2 देशों के बीच सीमा बनाते हुए प्रवाहित होते हैं। और कौन कौन से देश हैं? पराग्वे और अर्जेंटीना। इन दोनों के बीच ये सीमा बनाते हुए प्रवाहित होते हैं। और अगर इसके हम निकास की बात करें, इसके निकास की बात करें तो ये है पराना की सहायक नदी। पराना की सहायक नदी। ये पराना की क्या है? सहायक नदी है। मतलब अगर ये नदी किसी सागर में गिरती, किसी महासागर में गिरती, खाड़ी में गिरती, तो निकास में हम क्या लिखते हैं? जहाँ पर ये गिर रही है। लेकिन जब ये किसी की सहायक नदी बन जाती है तो फिर निकास में हम क्या लिखेंगे? उसकी सहायक नदी। तो जो पराग्वे नदी है इसका उद्गम स्रोत क्या हो जाएगा? इसका उद्गम स्रोत हो जाएगा माटो ग्रासो का पठार, और ये किस देश में है? ब्राज़ील में। और ये इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? तो ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना 3 देशों में इसका अपवाह क्षेत्र है। और अगर निकास की बात करें तो ये कहाँ पर किसकी सहायक नदी है? ये है पराना की सहायक नदी। अब जो और पराग्वे नदी से सवाल पूछे गए, थोड़ा सा इसको समझते हैं। पराग्वे नदी की भी एक सहायक नदी है। पराग्वे नदी की जो सहायक नदी है, इस सहायक नदी का नाम क्या है? इस सहायक नदी का नाम है पिल्कोमेयो नदी। इस सहायक नदी का नाम है पिल्कोमेयो नदी। पिल्कोमेयो नदी। और पिल्कोमेयो नदी किसकी सहायक है? पराग्वे की। अब यहाँ से एक सवाल और पूछा है कि जो पराग्वे की राजधानी है उसका नाम क्या है? पराग्वे की राजधानी, पराग्वे की राजधानी असुनसियान। पराग्वे की राजधानी असुनसियान ये स्थित कहाँ है? असुनसियान स्थित है पराग्वे नदी। असुनसियान, पराग्वे नदी और पिल्कोमेयो नदी के संगम पर। और पिल्कोमेयो नदी के संगम पर। पिल्कोमेयो नदी के संगम पर स्थित है। के संगम पर स्थित है। ये भी सवाल पूछा हुआ है विशेष में कि दोनों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो पराग्वे की राजधानी असुनसियान स्थित है। अब अगला सवाल, यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि ये जो पराग्वे नदी है और पराना नदी, ये मतलब पराग्वे पराना की सहायक है, और जब दोनों मिलकर संयुक्त रूप से प्रवाहित होती हैं तब उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं
पराना और पराग्वे नदी, पराना नदी और पराग्वे नदी और पराग्वे नदी की संयुक्त जलधारा को, की संयुक्त जलधारा को, संयुक्त जलधारा को ला प्लाटा कहा जाता है। इन दोनों की संयुक्त जलधारा को ला प्लाटा कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि पराना नदी और पराग्वे नदी, ये जो दोनों नदियां हैं, इनकी जो संयुक्त जलधारा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं ला प्लाटा। और यही ला प्लाटा जब गिरती है तो खाड़ी जहाँ पर ये गिरती है उसको खाड़ी का नाम क्या दिया जाता है? रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। ये तो बात हो गई पराग्वे नदी की। अब यहाँ पर एक दो नदियाँ और हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी, तो ये नदी हमारी कौन सी है? माही नदी। 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, और ये माही नदी है अपने भारत में, ये माही नदी है अपने भारत में। फिर अगर पूछा जाए कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। और जो लिम्पोपो नदी है वो स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, किसी एक देश में नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये 2 देशों में है, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक में। तो इसीलिए इसको हम एक महाद्वीप का नाम दे देते हैं अफ्रीका महाद्वीप। फिर अगला सवाल कि ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 3 बार काटती है? मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी, काटने वाली नदी, तो उस नदी का नाम है बरमेजो नदी। उस नदी का नाम है बरमेजो नदी। और बरमेजो नदी किस देश में है? तो यह देश है अर्जेंटीना। बरमेजो नदी किस देश में है? अर्जेंटीना में। और ये जो बरमेजो नदी है ये सहायक किसकी है? तो यह सहायक है किस नदी की? पराना नदी की। पराना नदी की यह सहायक नदी है। कौन सी? बरमेजो नदी। और बरमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी कितनी बार काटती है? 2 बार। नदी हमारी है बरमेजो। अब यहाँ से जो अगला सवाल है, एक सवाल और यहाँ से बनता है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी, इसका नाम है कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी। और यह नदी भी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। यह नदी भी है अफ्रीका महाद्वीप में। और यह नदी मकर रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ की जो नदियाँ हैं, नदियाँ तो कंप्लीट हुई, यहाँ की जो नदियाँ हैं नदियाँ कंप्लीट हुई।
अब यहाँ से एक चीज़ और बची हुई है, यहाँ पर एक रेलवे लाइन है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और एक दो बंदरगाह हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। यहाँ से जो सवाल पूछे गए हैं, और थोड़ी सी जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों के बारे में भी समझ लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। जैसे अमेजन नदी घाटी में पिछली क्लास में हमने आपको बताया था एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बोरो जनजाति। जनजाति का नाम क्या है? बोरो जनजाति। उसी तरीके से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही दो जनजातियां और पाई जाती हैं जिसका नाम है मेस्टिजो जनजाति, मुलाटो जनजाति, और तीसरी यहाँ पर एक जनजाति और है जिसको हम बोलते हैं जैम्ब्रो जनजाति। मेस्टिजो, मुलाटो और जैम्ब्रो यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो जनजातियों को देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। और यहाँ पर जो एक रेलवे लाइन है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस इंडियन रेलवे, नाम क्या है उसका? ट्रांस इंडियन रेलवे। और कुछ यहाँ के जो विशेष औद्योगिक क्षेत्र हैं थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं सबके बारे में। चलिए शुरू किया जाए। अगर यहाँ की जनजातियों के बारे में बात किया जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जनजातियाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जनजातियाँ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जनजातियाँ, और इन जनजातियों में 3-4 जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती हैं। जैसे पहली है बोरो जनजाति, बोरो जनजाति। दूसरी है मेस्टिजो जनजाति, मेस्टिजो जनजाति। तीसरी है मुलाटो जनजाति, मुलाटो जनजाति। चौथी है जैम्ब्रो जनजाति, जैम्ब्रो जनजाति। और इसी प्रकार से एक जनजाति और है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में संयुक्त रूप से पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं रेड इंडियंस। जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में संयुक्त रूप से पाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? रेड इंडियंस। क्या नाम है इसका? रेड इंडियंस जनजाति। रेड इंडियंस जनजाति। और जो रेड इंडियंस जनजाति है ये दो जगहों पर पाई जाती हैं, दो महाद्वीपों में। कौन कौन सा? एक है उत्तर अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका में भी पाई जाती हैं, और दक्षिण अमेरिका में भी पाई जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ की हो गई जनजातियाँ। अब यहीं पर देख लेते हैं अगला, यहाँ पर जो अगली टॉपिक है वहाँ पर एक रेलवे लाइन पड़ती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और दक्षिण अमेरिका में जो रेलवे लाइन है उसका नाम है ट्रांस इंडियन रेलवे। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में एक रेलवे लाइन है जिसका नाम क्या है? ट्रांस इंडियन रेलवे, ट्रांस इंडियन रेलवे। और जो ट्रांस इंडियन रेलवे है, इस ट्रांस इंडियन रेलवे के बारे में जो सवाल पूछे गए हैं थोड़ा सा उसको समझते हैं। ट्रांस इंडियन रेलवे दो देशों में है। ट्रांस इंडियन रेलवे दो देशों के बीच है। पश्चिमी भाग है चिली में, पश्चिमी भाग है चिली में, और पूर्वी भाग है इसका अर्जेंटीना में। पूर्वी भाग है अर्जेंटीना में। और पश्चिमी पूर्वी भाग में स्टेशन कौन सा है? तो यहाँ पर जो चिली का रेलवे स्टेशन है, जहाँ से रेलवे लाइन चिली से शुरू होती है, और अर्जेंटीना में जहाँ से रेलवे लाइन शुरू होती है, दो रेलवे स्टेशन हैं जिसमें से यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम है वालपरेजो। वालपरेजो आप मैप में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। या इसी को हम बोलते हैं वालपराइजो।
वालपरेजो या वालपराइजो, और यहाँ पर अर्जेंटीना का है, इसको हम बोलते हैं ब्यूनस आयर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूनस आयर्स। अब यहाँ से जो सवाल किया और क्या बने हैं डायरेक्टली उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि जो ट्रांस इंडियन रेलवे है, जो ट्रांस इंडियन रेलवे है, ये किन दो महासागरों को जोड़ती है? ट्रांस इंडियन रेलवे ये किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसको हम बोलेंगे कि इधर है प्रशांत महासागर, इधर है प्रशांत महासागर, और इधर है अटलांटिक महासागर। मतलब पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर, दो महासागरों को आपस में जोड़ते हैं और किन दो देशों को जोड़ने का काम करते हैं। तो देशों के बारे में पूछे तो हम क्या बोलेंगे? चिली को अर्जेंटीना से। किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ते हैं? तो यहाँ पर सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन हो जाएगा वालपराइजो, और सबसे पूर्वी कौन सा हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स। अब यहाँ से एक सवाल और पूछा हुआ है कि जो ये रेलवे है, यहाँ पर एक दर्रा स्थित है, मतलब एंडीज पर्वत यहाँ से है, यहाँ पर स्थित है, और एंडीज पर्वत के बीच से इस रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। और ये जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है उस्पलाटा दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है? उस्पलाटा दर्रा। और जो उस्पलाटा दर्रा है, यह किस देश में है? चिली में है। यह किस देश में है? चिली में है। और उस्पलाटा दर्रा किस पर्वत में है या किस पर्वत पर है? तो हम क्या बोलेंगे? एंडीज पर्वत। ये किस पर्वत पर है? एंडीज पर्वत। तो यहाँ से ये भी सवाल पूछा हुआ है कि ट्रांस इंडियन रेलवे किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उस्पलाटा दर्रा। और उस्पलाटा दर्रा किस देश में है? चिली में। और ये उस्पलाटा दर्रा किस पर्वत में है? तो हम क्या बोलेंगे? एंडीज पर्वत श्रेणी। ये क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वत श्रेणी। अब यहाँ से एक दो चीज थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे सवाल पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका में ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहाँ से चावल का निर्यात किया जाता है, और उसको हम बोलते हैं चावल पत्तन। जहाँ से कहवा का निर्यात किया जाता है उसको हम बोलते हैं कहवा पत्तन। विश्व का कहवा पात्र किसको बोलते हैं? विश्व की कहवा मंडी किसको बोलते हैं? यहाँ से कई सारे इस तरीके से सवाल बने हुए हैं और इनको एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे एक बंदरगाह है जिसका नाम है रेसिफे। एक बंदरगाह है जिसका नाम है रेसिफे, और रेसिफे को कहा जाता है विश्व का चीनी पत्तन। विश्व का चीनी पत्तन, क्योंकि यहाँ से चीनी का निर्यात सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। और रेसिफे है किस देश में? तो रेसिफे स्थित है ब्राजील में। रेसिफे स्थित है ब्राजील में। उसी प्रकार से एक स्थान और है ब्राजील में ही जिसका नाम है सेंटोस। जिसका नाम है सेंटोस, और सेंटोस को हम बोलते हैं विश्व का कहवा पत्तन। विश्व का कहवा पत्तन, क्योंकि यहाँ से कहवा का निर्यात बड़े स्तर पर किया जाता है। फिर ब्राजील में ही एक स्थान और है जिसका नाम है साओ पाउलो। जिसका नाम क्या है? साओ पाउलो। और साओ पाउलो को कई नाम से जानते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं ब्राजील का डेट्रॉइट। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राजील का डेट्रॉइट। और ब्राजील का डेट्रॉइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ब्राजील में सबसे अधिक मात्रा में किसका निर्माण होता है? मोटर गाड़ी उद्योग का। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में क्या बनती है? 4 व्हीलर मोटर गाड़ी उद्योग। और
इसको हम बोलते हैं विश्व की कहवा मंडी। विश्व की कहवा मंडी इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्राजीलियन उच्च भूमि पर उत्पादित किए जाने वाले कहवा को कहाँ पर एकत्र किया जाता है? साओ पाउलो में। और एक स्थान यहाँ पर और है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ये सभी स्थान हैं ब्राजील में। और ये इसकी क्या विशेषता है कि यह ब्राजील की पूर्व राजधानी थी। यह ब्राजील की पूर्व राजधानी थी। ब्राजील की पूर्व राजधानी थी और यहाँ पर वर्ष 1992 में, यहाँ पर वर्ष 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये सारी विशेषताएं हो गई इसकी ब्राजील में पाए जाने वाले स्थानों की। तो इस तरीके से जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं अगले महाद्वीप के साथ, और अगले पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।